नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी 2026 में तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लीजिए, इस पे पकड़ बना लीजिए। अगर पीवाईक्यू आपका पूरा कंप्लीट रहेगा ना तो समझ लीजिए तैयारी करना आसान होगा और एग्जाम पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, यानी कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां से हूबहू रिपीट कर लिया जाता है। तो हम आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवा देंगे। 2022 से लेके 2025 में जितने भी आपका पेपर हुआ था वो सारा एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। तो मेरे साथ जुड़ के आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी आज का पहला सेक्शन देखते हैं हम सभी। पहला सेक्शन है आपका विज्ञान से। उसके बाद जैसे जैसे नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पूरा 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है, दिखाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम सभी। अगर हवा ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा। हवा क्या है, ध्वनि संरचना की अगर विपरीत दिशा में है तो ध्वनि का वेग हमेशा यहाँ पर घटेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अवरोध पैदा किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि ध्वनि सबसे अधिक किसमें गमन करती है, ठोस में, और प्रकाश सबसे अधिक किसमें गमन करती है, निर्वात में। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। ध्वनि का सबसे चाल किसमें कम रहता है, निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे कम किसमें रहता है, तो ठोस में। ध्यान देंगे आप सभी दोनों को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखिए, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक कचरा। याद रखिएगा आप सभी, जितने भी उद्योग संरचना आप सभी देख रहे हैं, इससे संबंधित जितने भी कचरा निकलता है तो वो कहाँ बहा दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। तो उससे ज्यादातर जल प्रदूषण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। तो देखिए, एकल झिल्ली से जो घिरा हुआ है लाइसोसोम। याद रखिएगा आप सभी, लाइसोसोम को हमसे क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है ये, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये आपका ऊर्जा को संग्रहित करता है, जिसे हम सभी पावर हाउस कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी। क्लोरोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। अजोला का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दोहरा निषेचन विशिष्ट है, तो दोहरा निषेचन विशिष्ट जो है ये आपका एंजियोस्पर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या, एंजियोस्पर्म। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। याद रखिएगा, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और परमाणु संख्या को हम सभी जेड से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किससे, जेड से। अगला है कि किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। तो ये किससे स्वतंत्र होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। याद रखिएगा आप सभी, किससे, वस्तु के द्रव्यमान से। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होता है। याद रखिएगा आप सभी। इसमें पहला जो हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला। दूसरा हो जाएगा आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये 2 ही नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला प्रश्न है कि एक हॉल फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णित सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक हॉल का फर्श है इस प्रकार से, ठीक है, एक हॉल का फर्श है और चींटी यहाँ से लेके यहाँ पर विस्थापित कर रहा जा रहा है, और जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो 8 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई इसका 6 मीटर दिया हुआ है। तब यहाँ पर उसका विस्थापन पूछा गया। तो विस्थापन यानी कि ये वाला मांग का वैल्यू पूछा गया। आप सभी को पता है, अगर पाइथागोरस फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस फार्मूला में क्या हो जाएगा, अगर किसी का मान भी निकालना है तो पाइथागोरस फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये विकर्ण का मान निकालना है तो विकर्ण बराबर क्या होता है। आप सभी को पता है कि अगर विकर्ण बराबर पूछा जाए आप सभी इसे, तो आप सभी को पता है कि रूट अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो रूट अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए,
तो रूट अंदर l का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64 और प्लस यहाँ 36। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, रूट अंदर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। और रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला है मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। तो देखिए जब मेंडलीव ने तत्वों की ज्ञात की थी तो उस समय तत्वों की संख्या 63 थी। ध्यान देंगे आप सभी, कितना, 63। अगला है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसे कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। देखिए फ्रेंड जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। देखिए हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करें। इसके अलावा देखिए जो भी क्लासेस है बिल्कुल सिलेबस के आधार पर करवा रहे हैं। जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसी लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आप बेहतर तरीके से आप पेपर में प्रदर्शन कर सकें। तो हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं आप सभी के लिए ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिले। तो सिर्फ आप सभी अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो जो भी वीडियो आता है उसे मिस मत कीजिएगा, हम इतना आप सभी से कहेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो देखिए पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सा होता है, 3 ही होता है, ठोस द्रव गैस होता है, ठोस द्रव गैस होता है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, आराम से बना सकते थे। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संस्करण का अनुपात है। तो लक्षण रूपी एक संकर संस्करण का अनुपात जो हो जाएगा ये 3:1 होगा, 3:1 होगा, जहां ऑप्शन में ए दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कक्ष और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है। तो कक्ष और खंभात की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। लगभग कह सकते हैं कि 8000 मेगावाट। याद रखिएगा कितना, 8000 मेगावाट, ये पूछा जा सकता है पेपर में। कोयला आप सभी को पता है कि ताप यानी कि जो एनटीपीसी देखते हैं वहां से कोयला से उत्पादन किया जाता है बिजली को। सौर ऊर्जा के बारे में आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा उत्पादन किया जाता है इसमें। अगला है एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होते हैं। हाइड्रोफाइट में उत्प्लावन करने से, हाइड्रोफाइट में उत्प्लावन प्रदान करने से। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। तो आराम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिनेबार। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सजीव में पाए जाने वाला जैव पराक्रम है। तो पोषण शोषण जनन ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पोषण शोषण जनन ये सभी हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। जो विद्युत हीटर में तार देखते हैं उसका जो कुंडली है ये किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी, नाइक्रोम की। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन का बताना है और उसके बाद ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। 1:8 होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कितना हो जाएगा, 1:8। अगला क्वेश्चन है कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं। इसे हेलोजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोजोइक। क्वेश्चन को समझिएगा कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे हम सभी हेलोजोइक कहते हैं। तो यहाँ से आपका साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आइए सामाजिक अध्ययन का देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत। तो जल विद्युत लगभग जो है कि 22% योगदान करती है अभी के समय में बिजली में, और जबकि ताप विद्युत की बात किया जाए तो लगभग जो है कि 60%। ध्यान दीजिएगा जो कोयले से उत्पादन होता है, दोनों याद रखिएगा। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में, याद रखिएगा। और अमेरिका जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है ये। दाचीग्राम एक अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव कह सकते हैं कि संरक्षण वाला केंद्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखिएगा ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। अगला है मतगणना का कार्य कौन करता है? जो मत का गणना होता है यानी कि वोटिंग का कार्य चुनाव आयोग का होता है। तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का ही है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत की बात किया जाए तो यह आपका 1973 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कब? 1973 में। अगला है रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस और जापान का युद्ध ये 1905 में हुआ था, रूस और जापान का युद्ध। इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताए थे और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है रूस जापान के युद्ध के बारे में, यानी कि ये रिपीट क्वेश्चन है। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो ये 1928 के समय में मिला था, ध्यान दीजिएगा। कब? 1928 के समय में, याद रखिएगा 1928। अगला है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बनी खेती को छोड़ दी जाती है तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो इसे कृषि योग बंजर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि योग बंजर भूमि, सी राइट आंसर होगा। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो इसे हमसे रेशम उत्पादन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, रेशम उत्पादन के रूप में। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, काली मिट्टी जो होता है कपास की उपजाऊ के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। जो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र हो गया, ये सभी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। इसे हम सभी रेंगूर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी मिट्टी? रेंगूर मिट्टी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे खरकई और स्वर्णरेखा नदी के तट पर की गई थी और इसके संस्थापक था जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा। कौन? जमशेदजी टाटा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कोसी नहीं होगा, घाघरा नहीं होगा, नारायणी भी नहीं होगा, तो बच गया करनाली। तो करनाली ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं हम सभी, पता है आप सभी को, बिल्कुल। आइए अगला है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? देखिए, बिरसा मुंडा की अगर बात किया जाए तो इसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा 1900 ईस्वी में जो है कि इसका मृत्यु हो जाता है रांची जेल में हैजा के कारण, कहा जाता है। तो ईसाई मशीनरियों पर सबसे पहले जो हमला किया था ये 24 दिसंबर 1889 में किया था, याद रखिएगा। कब? 24 दिसंबर 1889 को। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो देखिए, लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा किया जाता है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं कहां पे? हुगली नदी, हुगली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हुगली नदी के तट पर। क्योंकि आपको पता है कि जूट सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल भारत में करता है। हालांकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो है ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र माना जाता है। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? यह आपका किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 1991 में की गई थी। कब? 1991 में। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये एक क्रेटर झील है, याद रखिएगा। लोनार झील जो है ये एक क्रेटर झील है, जो देखिएगा तो लगभग जो है कि 500 फीट जो है कि इसकी गहराई देखने के लिए हमें मिलता है। और ये जो हुआ है उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ है, याद रखेंगे आप सभी। क्रेटर झील उल्का पिंड गिरने के कारण बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। ग्यूसेप मेजने ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक ये समाज जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था? यंग यूरोप नामक भूमिगत एक समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? बर्न में किया गया था। और ये कब हुआ था? 1833 में, याद रखिएगा। कब? 1833 में किया गया था। तो डेट याद रखिएगा। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? मार्टिन लूथर किंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम सभी रीजनिंग, और जिसमें कि कह सकते कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा रीजनिंग में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक
पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से सही पद आपको चुनना है। ए है, डी है, आई है, पी है। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इसके आगे कौन सा होगा, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आपको बताएं बनाने के लिए पहले इसका अक्षर आपको अंक पता होना चाहिए अक्षर का। तो ए से डी कितना आगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3 आगे हैं। जैसे कि ए गिनती कीजिए, ए के बाद क्या होता है बी सी डी, 3 आगे हैं। अब डी से आई देखिए कितना आगे हैं, तो 5 आगे हैं। आई से पी देखिए कितना आगे हैं, तो 7 आगे हैं। ठीक है, अब यहाँ से गैपिंग कीजिए, कितना अंक आगे 2, कितना 2 का गैपिंग है, तो आगे भी 2 का गैपिंग होना चाहिए। तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब अगला अंक यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि पी से अब हमको गिनती करना है 9। तो पी के बाद क्या होता है, पी के बाद होता है क्यू, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि पी होता है 16, 16 में 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 25। अब 25वां लेटर कौन सा होता है, वाई होता है। तो वाई जहाँ पर भी देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी बिल्कुल हम डिटेल में आप सभी को एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। और हालांकि ये कोडिंग डिकोडिंग सबका क्लास हो चुका है, तो जो भी क्लास किए हुए हैं तो बिल्कुल आराम से बनाते होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका व्यवस्थित क्रम से दिया हुआ है, यानी कि बैठने के क्रम से है। थोड़ा सा इसको छोटा करके उसके बाद बताते। क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी ई और आई के बीच में है, ई एन के बगल में बैठे हैं, एन वाई के बगल में बैठे हैं जो कि एकदम बाईं ओर हैं, और जे आई के बगल में बैठे हैं। तो बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा है। अब आइए थोड़ा सा इसको छोटा करके उसके बाद सवाल को बनाना हम सभी शुरू करते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी। इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर लिए। 6 विद्यार्थी बताते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक 6 हो गया। देखिए बायां जो होगा ये बायां होगा और ये आपका दायां होगा। याद रखिएगा, आपसे कुछ नहीं बोला गया है तो मुख उत्तर की ओर होगा। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप सभी से। हम रंग को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे। देखिए P जो है E और I के बीच में है, तो P जहां पर भी बैठेगा वो E होगा और I के बीच में ही बैठेगा। याद रखिएगा, आपसे ये बात समझ गया आप सभी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा E जो है N के बगल में है, तो E यहाँ पर है, तो ये जो है N के बगल में है, तो N के बगल में E बैठ गया है। अब आगे आते हैं, आगे यहाँ कह रहा है कि N जो है Y के बगल में है, तो N कहाँ पे है, Y के बगल में है, तो Y यहाँ पर बैठ जाएगा। Y के बगल में N हो गया, बिल्कुल हो गया है। जो एकदम बाईं ओर है, अब यहाँ समझिएगा जो आता है ये कर्ता नंबर सेकंड के लिए आता है, याद रखिएगा, और कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए। और जो होता है ये कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए, और जो होता है ये कर्ता नंबर सेकंड के लिए होता है। तो ये लिख लीजिएगा आप सभी। और अगर आ जाए तो ये कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए, जो अगर आ जाए तो कर्ता नंबर सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो एकदम बाईं ओर बैठा हुआ है, तो जो एकदम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, वाई। याद रखिएगा एन के लिए नहीं आएगा, जो आएगा वाई के लिए। तो वाई एकदम कहाँ बैठा हुआ है, बाईं ओर। तो बायां कहाँ बताएं, यहाँ बताएं। तो वाई यहाँ पर बैठ गया। अब इसको सीक्वेंस में बैठाइए। देखिए वाई यहाँ पर था, तो वाई के बगल में एन था, एन बैठ गया। एन के बगल में ई था, ई बैठ गया। पी बीच में था, किसके ई और आई के बीच में पी था, तो आई यहाँ पर बैठ गया, दोनों के बगल में हो गया। अब 1 बज गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जे आई के बगल में बैठा है, तो जे जो है आई के बगल में बैठा हुआ था, आई यहाँ पे है, तो जे को हम यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ बैठ गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था कि ई के बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ई मेरा यहाँ पे है, तो बगल में एन भी है और पी भी है। तो देखिए एन और पी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो एन पी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सभी। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो आराम से बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा पॉइंट दिया रहता है जो कि आपको पकड़ना होगा। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आएंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कैसे बैठाना है कैसे नहीं बैठाना है। बट यहाँ पर जैसे आप आए होंगे तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि वाई आखिर जाएगा कहाँ पे, दायां पे जाएगा या बायां पे जाएगा। तो वाई बायां में जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस में पूरा बैठ गया। अगला है यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो कौन सी संख्या होगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा तो ये समान संख्या होगा। एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां है। मान लीजिए कि ये एक कक्षा है, ठीक है। संजीव का स्थान ऊपर से 7वां था, यहाँ पर 7वां था, और नीचे से ये 28वें था, नीचे से भी ये 28वां था। मान लीजिए कि ये 28वां था नीचे से, ठीक है। तो बताइए कि कितने छात्र हैं टोटल। अब यहाँ से दोनों को गिनती कीजिए।
28 और 7 कितना होता है, तो इधर से 2 दीजिए 30 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा, ठीक है। बट रुकिए 35 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 35 भी दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। देखिए संजीव को एक बार हम ऊपर से भी गिनती कर लिए और एक बार नीचे से भी गिनती कर लिए, तो संजीव 2 बार गिनती हो गया, 2 बार नहीं करना है, संजीव को एक ही बार गिनती करना है, या तो ऊपर से करना है या तो नीचे से करना है, तो 1 माइनस कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 34 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देंगे, आप सभी क्लियर हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला 7 10 13 डैश डैश में 20वां पद कौन सा होगा, यानी कि अंतिम पद के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पर होता है अगर आपको ए एन का मान निकालना है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये फार्मूला आपसे समझ गए कि अगर ए एन का मान निकालना है तो ए प्लस n माइनस वन बटा डी होता है, जो कि n माइनस वन हॉल में रहेगा, याद रखिएगा ब्रैकेट में रहेगा। बात समझ गए। यहाँ पर देखिएगा ए का मान जो है ये 7 दिया हुआ है, उसके बाद अगर डी की बात किया जाए तो डी के बाद डी का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, गैपिंग देखिएगा 3 3 का मारा गया है, 7 3 10 10 3 13 13 3 कितना हो जाएगा 15 15 3 18। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से करते करते 20वां पद तक आपको जाना है, तो गैपिंग कितना दिया हुआ है, डी का मान 3 हो जाएगा और उसके बाद अंतिम पद जो दिया हुआ है यानी कि एन का मान जो है ये कितना है 20 है। तो अब यहाँ आगे आइए दिखाते हैं आपको कैसे आपको इसको बैठाना है। तो सबसे पहले ए का मान कितना था 7 हो जाएगा, प्लस में एन का मान कितना है 20 हो जाएगा, इससे -1 हो जाएगा और उसके बाद आपको डी का मान कितना बताए थे 3 बताए थे, यानी कि ये गुना में हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा प्लस में उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ से 20 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 19 बचेगा, गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप गुना का पहले काम करेंगे तो 19 तक कितना होता है 57 होता है, 19 या 57 और 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57 प्लस 7 हो जाएगा 64। तो 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, अगली संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं आप सभी, गैपिंग कीजिए आप सभी। देखिए दोनों में अंतर कीजिए कितना का है 13 का है, इसमें अंतर कीजिए कितना का है 26 का है, इसमें अंतर कीजिए कितना का है, रुकिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आराम हो जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। अंतर किए कितना का था 13 का, अंतर किए कितना का था 26 का, अंतर किए कितना का था 39 का। अब आगे अंतर करेंगे तो ये कितना का होगा ये समझिए। देखिए कितना कितना का हुआ 13 दूनी 26 13 39 13 चौके 52 का यहाँ अंतर होना चाहिए। तो अगर 80 में 52 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 अगला अंक ऑप्शन में डी वाला होगा। यहाँ पर देखिए 13 गैपिंग था, 26 था, 80 था। अब आगे कितना गैपिंग था ये पता नहीं है, पर यहाँ पर देखिएगा तो ये गुना हुआ है, यानी कि इसके बीच में 13 का अंतर है, इसके बीच में भी 13 का अंतर है, तो आगे भी 13 का अंतर होगा। तो 39 में 13 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और फिर 52 को 80 में जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दिए गए एक वन आरेख में है जिसमें आपको बताना है कि नारी, माँ एवं डॉक्टर के बीच संबंध किस प्रकार का होगा। ऑप्शन आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए अगर नारी की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सभी माँ जो होता है, जितने भी माँ है वो क्या होता है नारी होता है। पता है आप सभी को, जितने भी माँ है वो क्या है नारी है, और कुछ नारी या कुछ माएँ क्या होता है डॉक्टर भी होता है, कुछ नारी या कुछ माँ क्या होता है डॉक्टर भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सर्कल बनेगा। तो ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा, माँ हो जाएगा बीच में, नारी हो जाएगा और कुछ नारी या माँ डॉक्टर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिएगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अगला संख्या बताना है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। ना अंतर होगा, ना गुना होगा, ना भाग होगा, ना डिवाइड होने वाला, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पर अंक को जोड़ देना है, ये वाला, जैसे 4 + 5 + 6। देखिए 6 4 10 10 5 15 हो गया, 15 यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे। 6 + 2 + 7, 6 2 8 और 8 7 कितना होता है 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बात समझ गया आप सभी, बिल्कुल। आइए अगला पैटर्न देखिएगा आप सभी, यहाँ पर पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ 2 जो स्थान खाली दिया हुआ है इसको भरना है।
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अंतर कीजिए, यहाँ पर कितना है, -2 का अंतर है। इसमें अंतर कीजिए, यहाँ पर भी -2 का अंतर है, -2 का अंतर है यहाँ पर भी। उसके बाद इसमें अंतर कीजिएगा तो यहाँ -3 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ माइनस कीजिएगा तो -2 का अंतर है, यहाँ पर भी कीजिएगा तो -2 का अंतर है, और यहाँ पर भी कीजिएगा तो यहाँ 3 का अंतर है। तो देखिए 3 कितने पे घुमा है, 1 2, उसके बाद 3 आया, फिर 1 2 3 आया, -3 हुआ है, फिर यहाँ से 1 2, यानी कि 2 बार 2 का अंतर होना चाहिए। तो 28 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 26 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर अगला कोई पूछता तब यहाँ पर 3 का अंतर कर देते हैं, तो 24 में 3 घटाते तो 21 होता, पर यहीं तक पूछा है तो 26 और 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से 18वां अक्षर और बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, बायां छोर से, इस छोर से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस छोर से लेके 18वां अक्षर, और उसके बाद फिर अक्षर के, यानी कि जो पीछे से जो 18वां अक्षर जाएगा उसके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि ए से लेके अगर 18वां अक्षर तक गिनती करते चलते हैं तो कौन सा अक्षर हमको प्राप्त होगा, पता है आप सभी को, आर प्राप्त होगा। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा प्राप्त हो जाएगा, आर। इसको लिख ही देते हैं तब समझ में आएगा आपको। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, उसके बाद के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, इस छोर से लेके 18वें अक्षर, तो 18वां अक्षर आर आता है, और फिर अक्षर के बाएं, यानी कि जो 18वां अक्षर है इसके बाएं इधर जाएगा, इसका बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। याद रखिएगा, तो इसके बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर एच होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे आसान तरीका बताते हैं, अगर बायां दिया रहे तो डायरेक्ट माइनस कर लेना है। बात समझिए, यहाँ पर भी बायां दिया हुआ है, यहाँ पर भी बायां दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना, माइनस करना। 18 - 10 कर लीजिए, 8 बचा, और 8वां अक्षर कौन सा होता है, तो एच ही होता है। जैसे गिनती कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, याद रखिएगा 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच होता है। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। अब आइए हिंदी सेक्शन से देखते हैं हम सभी। हिंदी में है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि निरपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। बाकी बात ये सभी गलत है। जैसे कहा गया है कि भाई बहन जा रही है, गलत है। भाई बहन जा रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है तो रही का उपयोग नहीं होगा, रहे का उपयोग होगा, याद रखिएगा, तो ये गलत है। उसके बाद है, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये भी गलत है आपका। यहाँ उच्चारण यानी कि शुद्ध जो होगा कि बहुसंख्यक लोग यहाँ आए थे, मनुष्य नहीं होगा। उसके बाद सीता ने झूठ कही थी, ये भी गलत है। सही क्या होगा, सीता झूठ कही थी, सीता झूठ कही थी, ये सही होगा। बात समझ गए। रूपक अलंकार हैं, माया दीपक नर पतंग में, ये रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, अशुद्ध इसमें जो हो जाएगा कि गाया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। गाया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा कि गाया में कई दर्शनीय स्थल हैं, गाया में कई दर्शनीय स्थल है, ना कि कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बात ये सभी वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं, पढ़ लीजिएगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इससे पहले अगर हिंदी वाला सेक्शन देखे होंगे जो कल आपको दिए थे, अगर उसको पढ़े होंगे तो बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद, पित है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण होता है, तो पित धन अंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, पित धन अंबर होगा। अगला है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, तो ये शक्ति हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द शक्ति शब्द होता है। साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त में से रेखांकित शब्द हैं। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे जो आप सभी देख रहे हैं, ये क्या है, तो देखिए धीरे धीरे यहाँ क्रिया विशेषण है। याद रखिएगा, क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इसकी विशेषता क्या है, पत्ते की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे लहरा रहे हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है।
तो इसका देख लीजिएगा समता, समाधि और प्रसाद हो जाएगा। तो ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है कि लड़के गेंद खेल रहे हैं, इस वाक्य में उदाहरण है, यानी कि जो लड़के गेंद खेल रहे हैं ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा, याद रखिएगा। लड़के गेंद खेल रहे हैं कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूले हैं कुमुद फूली मालती सदन बन, फूले रहे मनो मोती अनगिनी है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन सा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय्या। शब्दा अर्थ अलंकार, उभय्या अलंकार, याद रखिए। अगला है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सुक्षमता और रम्यता किस अर्थ में रहती है। तो ये आपका व्यंग के रूप में रहती है, याद रखिएगा, व्यंग के रूप में। अगला है कि रमा से रोया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो रमा से रोया नहीं जाता, रमा से दौड़ा नहीं जाता, रमा से हंसा नहीं जाता, ये भाव को प्रकट कर रहा है, तो भाव वाच्य होगा। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पद बंद होगा। तो यहाँ पर क्रिया की बात किया गया है, पता है आप सभी को कि बहती चली जा रही थी, किस प्रकार से, कल कल करते हुए बहती चली जा रही थी। तो यहाँ पर क्रिया पद बंद होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चापलूसी करना, याद रखिएगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है घृणा या आपका जुगुप्सा होता है, इसी राइट आंसर होगा। चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ योजक चिन्ह दिया हुआ है, रूपक अलंकार होगा, याद रखिएगा। कौन सा, रूपक अलंकार होगा। बात समझ गए। अगला है कि मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो 3 होता है, जिससे हम इसे त्रिगुरु के नाम से जानते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। अगला है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चब्बाए, उपयुक्त में से नाको चने चब्बाए का अर्थ क्या होगा, बहुत परेशान करना होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कोमल नैनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोल रहा है कि कोमल नयन से पत्थर बरसने लगे। अब जो कोमल नयन है इससे क्या कह रहा है, पत्थर बरस रहा है। लग रहा है कि आपको कि कोमल नयन से पत्थर बरसेगा, यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। तो याद रखिएगा आपसे विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि यहाँ नयन को कोमल भी बताया जा रहा है, प्लस में उससे बोला है कि पत्थर भी बरस रहा है। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ से बताया जा रहा है, जो कि ये क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, तो उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं। तो देखिए इसे हम सभी जो कहते हैं, इसे वंश अस्त के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए इसमें जो होता है, इसमें आपका 12, इसमें आपका 14 वर्ण होता है। मदाक्रांता में जो होता है इसमें आपका 17 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है, 17 होता है। और मालिनी में जो होता है वो 15 होता है, मालिनी में, याद रखेंगे आप सभी। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है, तीनों नोट कर लीजिएगा। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है उसे अनुप्रास कहा जाता है। और एक ही शब्द हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, आपका यमक अलंकार कहते हैं। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ चाकू से सेब काट रहा है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। तो इसमें करण कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। जहाँ करने का साधन हो करण कारक का अर्थ है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ के आंसर करना था। यहाँ पर आपको बताते हैं गद्यांश का शीर्ष क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या है। तो यहाँ देखिए रेखांकित हम कर दिए कि मानवता का प्रमुख धर्म क्या था, कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे। ऑप्शन में बी राइट आंसर होता है इसका। अगला है कि जो समास विशेषण, विशेष और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, या उसे कौन सा समास कहते हैं। तो जो विशेषण या विशेष या उपमान या उपमेय से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए देव जो महान है, यहाँ पर विशेष और विशेषण की बात हुआ है, याद रखिएगा। तो देव क्या है,
महान है। तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है? देव की विशेषता बताया जा रहा है कि देव क्या है? महान है। तो इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण की बात किया गया है। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ से आपका हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा मैथमेटिक और आपको इंग्लिश वाला सेक्शन दिखा देते हैं और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंग्लिश में का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हम जो है कि पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में टेलीग्राम पे दे देंगे। इससे पहले वाला भी आपको टेलीग्राम पे दे दिए थे, सॉल्यूशन के साथ में प्लस में इसका आंसर की भी दे दिए। तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको बना लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके आप देख के समझ लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ दे देंगे, नहीं भी देखिएगा तो पीडीएफ को देख लीजिएगा। आपसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा गणित वाला सेक्शन से कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी सब्जेक्ट मेरा नहीं है तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, बट कोशिश रहेगा कि ये दोनों टॉपिक जितने अभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करवाए हैं ये दोनों टॉपिक आपको हम कंप्लीट करवा दें सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपसे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ, आंसर और सॉल्यूशन तीनों दे देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड करके बनाइएगा। पूरा 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बात समझ गए आप सभी? तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।